हेलो। हेलो। आवाज है तो ना? Let's take offline and online. The offline, it means the offline form of business. अभी जो offline form of business में देखेंगे कि यहाँ हर चीज tangible होती है. It means ऐसे जिसको छू सकते हैं उसको feel कर सकते हैं. If the goods are tangible in form of business and that time तुम्हें क्या क्या करना होता है उस tangible goods को follow करना है. It means तुम्हें एक shop बनानी पड़ेगी. Shop में material रखना पड़ेगा. Then customer आएगा, customer touching, feeling, then वो purchase करेगा. Then no issue the sale is done or not, but stock is necessary. As compared to the online form of business, यही activity होंगे, just images are there, और on basis of imagination and images, business are conducting that. The example is regular market. Okay, and the example is Amazon, Flipkart, and others. As you know, तुम्हें जो पता रहेगा तुम जिसमें से पाइवैट कर रहे हो. ओके, अब जब इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस बनाएगा? फॉर द रेगुलेशन ऑफ ऑफलाइन, द रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एक्ट, कंपनी एक्ट एंड रिवेन्यू जूस, कंपनीज के जो रूल्स तुमने सुने, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट, देन मेरे हिसाब से कंपनी एक्ट 2013, रिवाइज शेड्यूल 2013, कंपनी एक्ट 1956. देखो तुम सीनियर कॉलेज में आए हो तो कंपनी एक्ट 1956 ये तुमने 12th में सीखे होंगे, बट रिवाइज हुआ उसको 2013 में उसको चेंज किया गया है और हम वही सीखते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ जो 1956 में रूल्स था उसको फिर से चेंज किए और 2013 में जनरेटेड द न्यू रूल्स. और दिस न्यू रूल्स में क्या है कि मिनिमम 5 डेज जॉब को बेस्ट वर्क देना है on the 6 days of the month in. जैसे कि तुमने अभी देखे होंगे बैंकिंग सेक्टर में देखा होगा कि the second and fourth Saturday the bank are closed down. ये रूल तुम्हारे बचपन में था क्या? नहीं था, अभी नया लाया गया है. लेकिन ये रूल किसने लाया? तो सब यूनिटी ऑफ बैंक ने नहीं लाया हुआ है, बैंक कंडक्ट करते हैं. तो बैंकिंग सेक्टर को हैंडल कौन करता है? आरबीआई. बट आरबीआई को हैंडल कौन करता है? गवर्नमेंट. Then government decided the some rules for RBI and RBI follow for other banking sector. अब इनको जो रूल्स मिले उसकी पॉलिसी किसने बनाया? उसी गवर्नमेंट ने. इट मींस द स्टेट गवर्नमेंट और द नेशनल गवर्नमेंट. If there is a state government, the rules follow for only one state where the rules are followed. And national government, तो ऑल ओवर नेशन सबको फॉलो करना पड़ेगा. अब इन दोनों में चेंज क्या होता है? देखो, इफ द बिजनेस इज स्टेट बॉडी, इफ द बिजनेस इज स्टेट बॉडी, जब स्टेट बॉडी का बिजनेस है और नेशनल रूल आया हुआ है तो कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट उस रूल को फॉलो नहीं करती या वो बॉडी ऑफ बिजनेस उसको फॉलो नहीं करते, स्टेट फॉलो कर सकते हैं. एज टू कंपेयर टू फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड. The rule of provident fund for public and private sector same है, but private government या private business इस रूल को फॉलो नहीं करते जब तक employees are forced to establish the PF provident fund system. क्या बोल रहा हूं मैं? एक बात तुम समझो. प्रोविडेंट फंड का एग्जांपल बता रहा हूं. प्रोविडेंट फंड सिस्टम क्या है कि हमारी सैलरी में से, हमारी जो सैलरी रहती है उस सैलरी में से सम अमाउंट हम लोग सेविंग करेंगे, लाइक आरडी. जैसे बैंक में तुम लोग आरडी निकालते हो, प्लस उतनी अमाउंट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी वो हमारे आरडी में, आरडी की तरफ ऐड करेगी.
फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज में सिखा रहा, वहां मैंने 500 रुपीज पीएफ या आरडी निकाला, तो 500 रुपए कॉलेज मेरी तरफ से डालता है, तो मेरी अकाउंट में जमा होते हैं 1000 रुपीज। और जब मैं रिटर्न कर निकालने जाऊंगा, विड्रॉ करूंगा, दैट टाइम गवर्नमेंट मुझे देती है 2000 रुपए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फायदा क्या होता है, देखो उसने कितनी इन्वेस्ट किया, 500 रुपए, उसको मिले कितने, 2000 रुपए। कैसे हुए, 500 उसने इन्वेस्ट किया, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उन्होंने 500 दिए, और दोनों का टोटल 1000 हुआ, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखा, और उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट 200 रुपीज, 2000 रुपीज मिले। अब जो ये चेंज जनरेट हुआ, इट इज अ पॉलिसी। ये पॉलिसी किसकी रही, ये पॉलिसी किसकी है, गवर्नमेंट की। ये रोल किसका है, गवर्नमेंट का, कि प्रोविडेंट फंड लोगों को मिलना चाहिए, एम्प्लॉइज को क्या मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए। बट जब गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, तो गवर्नमेंट तुम पे फोर्स नहीं कर सकती कि ये रूल को फॉलो करो, जब तक कि यू बिकम द प्राइवेटाइज्ड पब्लिक लिमिटेड और लिस्टिंग कंपनी। बट मीन बाय लिस्टिंग कंपनी ऐसी जो शेयर मार्केट में नाम होता है, बड़ी कंपनी जब तक नहीं बनती तुम पे कोई फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि तुम छुप छुपाए काम कर सकते हो। अभी तुम्हारी डिटेल्स हमें मिली नहीं है। एज कंपेयर टू पब्लिक लिमिटेड सेक्टर जो रहते हैं, गवर्नमेंट के रहते हैं, तो इनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहता है, तो इजीली गवर्नमेंट ये रूल्स वहां पे फॉलो करते हैं। इट्स अ बिग ड्रॉबैक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कि इंडिया का पॉलिटिक्स रूल्स तो बनाता है, बट प्राइवेट सेक्टर में रूल्स वहां तक उतने लेवल तक नहीं जाते हैं। उस वजह से यहाँ फिर से ड्रॉबैक्स होती है एम्प्लॉय जनरेशन, गवर्नमेंट खुद खाती है, खुद खिलाती है, उनके लोगों को मिलता है। ये जो बातें बन रही है, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए रूल बनते हैं, लेकिन जो अपने अपर पर्सन रहता है, जो हेड रहता है, वो अपने को कितना प्रोवाइड करता है, पॉलिसी आने के बाद वो कितनी बार बताता है मीटिंग कंडक्ट करके, ये बड़ी बात होती है, ये वहां फॉलो नहीं किया। Are you getting my point? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अब देखो उसमें कैसे इंटरफेरेंस है, तो 3 पॉइंट्स में उसने इंटरफेरेंस दिया है। The first point is regulator of business. Government is regulator of business. Okay? अब इस regulator it means entire regulator is the, वो ऐसे रूल्स बनाएगा कि मैं ओन हूं, मैं ओनर हूं, ऐसे रूल्स बनाएंगे गवर्नमेंट। इट मींस जैसे कि मैंने अभी प्रोविडेंट फंड का बताया कि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज के लिए जरूरी है, देन 6 डे वर्क and 1 day leave is must. 7 days of a week, इसमें से 6 डे वर्क होना चाहिए, 1 दिन छुट्टी कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है अंडर कंपनी एक्ट, लेबर एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट जो तुम लॉ में सीख रहे हो, उसके बाद शॉप एक्ट, छोटे दुकान होगा तो, ऐसे रिमेनिंग जो रजिस्ट्रेशन है, दिस रजिस्ट्रेशन और मंथली कंपल्सरी है। उसके बाद और उसमें क्या होना चाहिए, रूल्स आर फॉलो बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। दिन पॉइंट को उसने फॉलो किया है। अब इसमें देखो, इफ स्मॉल स्केल बिजनेस है तो कोई कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें क्या क्या करना पड़ेगा, फिर उनके रूल्स है कि बड़ी कंपनी कैसी चलती है वैसे बनाओ, उनके बड़े ऑफिसेस बनाओ, उनके बड़े एंटरप्रेन्योर बनाओ, उनका टर्नओवर बनाओ, उनकी बिजनेस को हैंडल करो, देन उसके इनकम टैक्स को फाइल करो, टैक्स भरो। इतनी सब कामों को सुनने से अच्छा है इसमें रजिस्ट्रेशन करना। दैट्स व्हाई सम बिजनेस आर कंडक्टिंग, लेकिन गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता है और ब्लैक मनी बन रहे हैं। लीगल इश्यूज बनाए जा रहे हैं, लीगल बॉडीज छोटे छोटे जो रहते हैं एम्प्लॉइज के लीगल बॉडीज वो बनाए जाते हैं, या फिर फुकट में या एक लो कॉस्ट एडवाइजर बनते हैं, एडवाइस दिए जाते हैं। बट दिस लीगल इश्यूज आर कंपल्सरी टू रजिस्टर अंडर जुडिशरी एक्ट, लेकिन वो करते ही नहीं। जुडिशरी के एक्ट के अंडर
करते ही नहीं है, या फिर डॉक्यूमेंट्री दिखा के खुद को लॉयर बताते हैं, फिर ऐसे कुछ कानून बताते हैं जिससे वो बंदा पहले तो बचता है, बाद में इतनी बुरी तरह फंस जाता है कि उसको कोई बचाने वाला नहीं रहता एंड ऑल। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्ट के अंडर अगर इंडस्ट्री है जो बड़ा प्रोडक्ट बनाती है, केमिकल प्रोडक्ट होगा, हजार्डस फॉर फैमिली होगा, हजार्डस फॉर पब्लिक, हजार्डस फॉर, तो उसको इंडस्ट्री एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि उस हिसाब से फिर उनको, जैसे तुम सीख रहे हो इंडस्ट्री लॉ में, लेबर एक्ट है, लेबर एक्ट वगैरह के अंदर हम उसको ले सकते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर ले सकते हैं, एम्प्लॉयर के रिलेशन को जनरेट कर सकते हैं, उनकी यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन के अंदर ला सकते हैं, कितना बेचना है कितना रखना है, लेबर्स एंड लेबर की जो हक है वो दिला सकते हैं। देन शॉप एक्ट, ये छोटी तुम्हारी जो दुकानें होती है वो म्यूनसिपालिटी में रजिस्ट्रेशन होती है अंडर शॉप एक्ट, जिसे तुम बोलते हो कि दुकानाचा लाइसेंस। ये क्यों निकाला जाता है? बिकॉज अगर शॉप एक्ट के अंदर तुम रजिस्टर हो तो दैट्स द बिजनेस, कि तुम उस बिजनेस को बाद में एक्सपांड करके इंडस्ट्री एंड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन पहले ही तुम अगर नहीं है और बाद में करने जाओगे तो यहाँ जितना मेमोरेंडम लगेगा, इट मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ लीगल इश्यूज, वो जो मेमोस टाइप किए जाएंगे तुम्हें होल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे, फेक बनाने पड़ेंगे। इन शॉर्ट अगर पहले से रहेगा तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड रह सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सदफ? म्यूट। निहाल, हुजैफा, राहिल, संगामी, हुजैफा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? राहिल जी सर, समझ समझ रहे रहा है ना? जी। इजी जा रहा है या टफ जा रहा है? फास्ट बोल रहा है, स्लो है? सर ओके। ठीक है ना? दैट द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एज अ एंटरप्रेन्योर, वो कैसे काम करते हैं? एज अ इंट्राप्रेनर। अब इंट्राप्रेनर कौन होता है? इज ओनर ऑफ बिजनेस। हमने क्या सीखा? इंट्राप्रेनर इज ओनर ऑफ बिजनेस। अब ओनर ऑफ बिजनेस का काम क्या रहता है रेगुलेटरी में? कि वो सबसे ज्यादा प्रोवाइडिंग करता है ऑल डिटेल्स लाइक एम्प्लॉय की सैलरी देना, इट्स अ वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। देन बिजनेस को हैंडल करना इज अ वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। देन दूसरा वर्क क्या रहता है? हैंडलिंग ऑफ बिजनेस, ऑपरेशंस, देन पॉलिसीज, प्लानिंग, and number of works are made by entrepreneur because he is the owner of business. अब ओनर है तो सब बारे में सोचना चाहिए उसे, बट जब यहां बोला हुआ गवर्नमेंट इज एंटरप्रेन्योर ऑफ बिजनेस, तो गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसीज बनाती है, बट फॉर एम्प्लॉइज। क्यों? क्योंकि तुमने एक वर्ड सुने होंगे, हैरेसमेंट, हैरेस किया जाता है किसी को, तो हैरेसमेंट से बचने के लिए एम्प्लॉय को जनरेट हैरेसमेंट करना, यानी कम सैलरी देना, सैलरी वक्त पे नहीं देना, आउटस्टैंडिंग करके रखना, अगले महीने में, उसके नेक्स्ट मंथ में हाफ देंगे, उसके नेक्स्ट मंथ में हाफ देंगे, नंबर ऑफ आइडियाज आर देयर। और उस आइडिया से बचने के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर की तरह गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योर रूल फॉलो करती है, जिसमें वो पॉलिसीज बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है और उसको हैंडल करके रखती है। आर यू गेटिंग? ये छोटा पॉइंट था, समझा? यस सर। निहाल, रिस्पॉन्स मस्ट है। और फ्रॉम टुडे लेक्चर लाइक दिस, ऐसे ही लेक्चर होंगे। समझ रहे हैं ना? जम रहे हैं ना? बोर्ड का दिख रहा है ना तुम्हें जो मैं लिख रहा हूँ वगैरह? हाँ सदर? यस सर। ओके। और रिमेनिंग फॉलो शेड पब्लिकेशंस बुक्स, शेड पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करना है। यही पॉइंट तुम्हारे बुक्स में है विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, उसको तुम्हें फॉलो करके रीड करके पेपर में लिखना है। यहाँ मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, इससे तुम्हें रीड करने में सिंपलीफाई होगा। आर यू गेटिंग? दैट द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यू आर स्टडीइंग, the last point of this point, government as a planner। अब इसने क्या बोला उसको? प्लानर। अभी ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स को फिर से रिव्यू करेंगे ना तो भी ये पॉइंट कवर हो जाएगा। प्लानर इट्स मींस मेकिंग प्लान,
मेकिंग प्लान। तो प्लान किसको बनेंगे? एंटरप्रेन्योर, सॉरी, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के लिए प्लानिंग्स होंगी यहाँ पे। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, इन दोनों के लिए प्लानिंग होगी। तो फर्स्ट आई क्लियर व्हाट इज मीन बाय एम्प्लॉय एंड व्हाट इज मीन बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो जॉब देता है, तो प्रोवाइड जॉब्स या वर्क, एंड द पर्सन रिसीव, जो काम रिसीव करता है। ये डिफरेंस याद रखना कभी भी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर इज मे बी ओनर, मैनेजर, कोई भी हो सकता है जो प्रोवाइड करता है काम एम्प्लॉय को। मैं एम्प्लॉयर वर्ड यूज कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग ओनर और एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि ये एक लिमिटेड डिफिनेशन है। एंटरप्रेन्योर इज अ ब्रीफ डेफिनेशन बाय इकोनॉमिक्स। इससे कोई भी काम करवा के लेने वाला, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पैसे के जोर पे काम करवा के लेने वाला इज एम्प्लॉयर। तो तुम भी हो सकते हो, किसी को काम दोगे तो, और वो जो काम करता है इज एम्प्लॉय, योर वर्कर। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है सदफ? ज्ञान हुज़ैफा, रिस्पॉन्स दो। सब जानते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डिफरेंस। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, याद रखो, मैं अभी बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? रायन समझ रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय? जी सर। एम्प्लॉय द प्रोवाइडर, जो प्रोवाइड करता है काम। लेकिन प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, वो ओनर नहीं होता बिजनेस का। वो बंदा हो सकता है जो तुम्हें मैनेजर रहेगा, इंटरव्यू लेगा, तुम्हें अपॉइंट करेगा, बाद में ओनर को बताएगा कि मुझे ये बंदा चाहिए था, मैंने उसको काम करा। कम टू द पॉइंट। तो प्लानर होता है, गवर्नमेंट इज अ प्लानर। अब गवर्नमेंट क्या प्लान करती है यहाँ पे? तो प्लानिंग फॉर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉयर को कैसे रूल्स बनाने चाहिए एंड एम्प्लॉयज ने कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए। बोथ आर प्लान एंड रिटन इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, और उस हिसाब से बिजनेस चलते हैं। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ? जी सर, और आ व्हाट रहा है। मींस इकोनॉमिक एडवाइजर यस इन द प्लान, और इस प्लान का किसमें फॉलो होता है? कि इकोनॉमिक एडवाइस के लिए। अब इकोनॉमिक एडवाइस अगर पूछेंगे तो इसके ऊपर डिस्कस सिंपल है। देखो, हम लोग स्टडी करते हैं पर पर्सन कैपिटल, पीपीसी, पर पर्सन कैपिटल। अब जब पर पर्सन कैपिटल की स्टडी करेंगे तो पर पर्सन कैपिटल इज डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयर वर्क एंड रेम्यूनरेशन गेटेड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कितना रेम्यूनरेशन यानी इनकम हो रहा है, और वो इनकम के लिए एम्प्लॉयर उसको क्या काम दे रहा है। ये दोनों चीजें इकोनॉमिक्स जनरेट करते हैं, बिकॉज यह इनकम बनता है, एंड इनकम जनरेटिंग डिमांड, देन वो डिमांड फिर से मार्केट लेके जाते हैं हमें। मार्केट में हम चीजें खरीदते हैं, वो चीजें कहाँ बनती है? उसी वेलफेयर में। तो वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयर चाहिए जो फिर से काम देगा, फिर इसको फिर से रेम्यूनरेशन मिलेगी। इट इज लाइफ साइकिल, या फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोला जाता है इसे, प्रोडक्ट इकोनॉमिकल लाइफ साइकिल। अब इसमें क्या रहता है प्रोडक्ट इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में? देखो सिंपल कंसेप्ट है, दो लोग रहते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दो लोग रहते हैं। एम्प्लॉयर इज अ प्रोड्यूसर ऑफ, इसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, जो गुड प्रोड्यूस करता है, और एम्प्लॉय वो वर्कर रहता है जो काम करता है, जिसके लिए क्या मिलने वाली है उसको? रेम्यूनरेशन। ओके, कम टू द पॉइंट, प्रोड्यूसर एंड रेम्यूनरेशन। अब यहाँ चीजें प्रोड्यूस हुई, द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड है, और वही गुड्स के बदले में इसको रेम्यूनरेशन मिलेगी, मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब ये जो पैसा है ये लेके जाएगा कहाँ पे? मार्केट। और ये जो गुड्स प्रोड्यूस हुए वो भी कहाँ जाने वाले हैं? फॉर सेल, मार्केट। यानी इसने बनाई हुई चीज इसको फिर से मार्केट से क्या करनी पड़ती है? बाय करनी पड़ती है, परचेस करनी पड़ती है। अब जब बाय करेगा तो वो पैसा कहाँ जाएगा?
एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर ने जो पैसा इसको दिया था ड्यू टू द सेल ऑफ गुड्स फिर से एम्प्लॉयर के पास गया। द फ्लो ऑफ कैश ऐसे घूमते रहता है, यानी इसका पैसा इधर गया फिर पैसा वो परचेसिंग से इधर गया, ये फ्लो हो रहा है। अब इस फ्लो को जो फॉलो करना है, लेकिन ये फ्लो को कैसे हैंडल करें कि ना ये भी गरीब हो जाए और ये ना ज्यादा अमीर हो जाए, इसकी पॉलिसीज बनाई जाती है। इट मींस रेटिंग पॉलिसी कि गुड्स के रेट क्या रखें, परचेसिंग पावर को देखा जाएगा इसकी कि ये कितने तक परचेस कर सकता है, और बोथ यार स्टडी को फॉलो किया जाता है और इस फॉलो को अलग स्टडी में लेते हैं। आर यू गेटिंग? ठीक है, यहाँ पे या द सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर ओवर। रिमेनिंग नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक सिस्टम of this module are covered tomorrow. Then next two lecture are study of industrial. Thank you all of you. Okay, come to the point. Sadaf Parkar, unmute yourself. Yes sir. कोई डाउट है आज के लेक्चर में? No sir. सिंपल लगा? पहले होते थे उससे अच्छा लगा या पहले वाले पैटर्न अच्छा है? कैसा, कौन सा वाला अच्छा है? नाही सर, आताचा बेस वाटते. जमला पुरे पॅटर्न काय पॉइंट खते यूज होते समजलो का? हो समजत होतो. बोल, फक्त त्याच्या पुढे काहीतरी राहिला. बोल काय बोलत होतेस? निहाल, unmute yourself. हाँ राहिल. जी सर. जी सर. About today's lecture. समझ रहा था ना? कैसे पहले वाले जी सर. लेक्चर्स जो कंटिन्यू लेते छोड़ रहे थे वो अच्छा है या ये पैटर्न अच्छा है टीचिंग का? सर ये पैटर्न अच्छा है. मे बी नेक्स्ट वीक से कॉलेज अगर ऑफलाइन हुआ तो तुम सामने ही रहोगे, तो प्लस दोनों पैटर्न रहेगा कि जो नए आएंगे उनके लिए रिकॉर्ड होगा। बट आई थिंक सो कि नेक्स्ट वीक से तुम्हें इनवाइट नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज ऑफलाइन डिक्लेयर हुआ है तो अभी इनवाइट नहीं आएंगे तुम्हें, तुम्हारे ऑनलाइन लेक्चर का कोई इनवाइट नहीं आएगा। फिर भी लेक्चर होते रहेंगे, यानी जो यहाँ प्रेजेंट रहेगा उसको लेक्चर मिलेंगे, जो प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको रिकॉर्डेड यूट्यूब पे डाला हुआ रहेगा। दिल करे तो देखो या मत देखो, हमारा काम है लेक्चर बनाना, हमने बनाया यूट्यूब पे डाले। यूनिवर्सिटी ऐसा आंसर देने वाली है, हम नहीं। यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी, यू आर अ कैंडिडेट ऑफ नॉट ICS कॉलेज, कैंडिडेट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। तो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी समझ रहे हैं। मेरी तरफ से जैसे सर हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों को कि मस्ट ट्राई कि कॉलेज में आओ, अगर कॉलेज ऑफलाइन हो रहा है तो, ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सीखने मिले और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने मिले। ओके जी। हुज़ैफा, व्हाट अबाउट टुडेस लेक्चर? निहाल अनम्यूट। निहाल अनम्यूट। यस सर. निहाल, कॉलेज मंडे से स्टार्ट होने वाला है, फ्रॉम 15 Feb।